मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ एक 50 फीट बड़े अजगर की तलाश में। पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, थोड़े ही वक्त में ये नदी भर जाएगी और उसके बाद हमारा बाहर जाना नामुमकिन होगा। इस अभियान में मुझे मेरा तजुर्बा और तर्क आजमाना होगा। मैं यहाँ पर लगभग फंस चुका हूँ और इससे ज्यादा आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। देखना यह है कि क्या मैं उस मॉन्स्टर स्नेक को ढूंढ पाऊंगा और क्या उसे पकड़ना मुमकिन होगा। यह है महाराष्ट्र के पश्चिमी छोर पर हजारों एकड़ में फैला एक जंगल। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और अनगिनत पानी के स्रोत यहाँ पनपने वाले जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन इसी जन्नत में पनपती है एक विशाल अजगर की कहानी। गांव वालों ने उस पर तब गौर किया जब जंगल में चरने गए उनके मवेशी एक के बाद एक गायब होने लगे। पहले उन्हें ये किसी तेंदुए की करामत लगी, लेकिन एक दिन नदी में मछलियां पकड़ने गए लड़के पर उस अजगर ने हमला किया। किस्मत से वो लड़का तो बच निकला, लेकिन उसके मुताबिक वो अजगर इतना बड़ा था कि किसी इंसान को भी आसानी से निगल जाए। उस घटना के बाद जंगल के उस हिस्से में न तो गांव वालों ने अपने कदम रखे और न ही अपने मवेशियों को वहां जाने दिया। आज मैं एक ऐसे शख्स को मिलने के लिए जा रहा हूँ जो उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जिसने उस बड़े अजगर को देखा है और उसके पास मेरे लिए कुछ अहम जानकारी है जो इस अभियान में मेरे काम आएगी। जंगल से लगकर बसे इस गांव में रहने वाले विजय राजड़ वो शख्स है जिन्होंने आखिरी बार उस अजगर को देखा था। लिहाजा उस विशाल अजगर तक पहुंचने के लिए पहले मुझे विजय को ढूंढना होगा। काका, विजय राजड़चं घर कुठे आहे? इकडे कोण नाही, बंद आहे। जिस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं उसके सरनेम से लिटरली यहाँ पर एक इलाका है। विजय राजड़चं घर हेच आहे का? आगे तो एक पहाड़ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ ही मिनटों के बाद ये रास्ता खत्म हो जाएगा और जंगल शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती से आगे पूछने पर पता चला कि विजय इस वक्त घर पर नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात अविनाश नाम के एक स्थानिक लड़के से हुई और वो मुझे पहाड़ पर उस गुफा तक ले जाने के लिए राजी हुआ जहाँ उसने वो अजगर देखा था। और कुछ घंटों की तवील चढ़ाई के बाद मैं उस गुफा तक पहुंच गया। यकीनन ऐसी सकरी और अंधेरी जगहों में ही सरीसृप रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब वो अजगर अंदर है या नहीं ये जानने का एक ही तरीका है, खुद अंदर जाकर देखना। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया की फीलिंग है तो यकीनन आप ऐसी सकरी जगह पे कभी भी नहीं आ सकते। ये देख रहे हैं एक रास्ता इस तरफ जा रहा है। मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। थोड़ी ही दूरी हुई है मुझे अंदर जाके, लेकिन अब मेरा दम घुटने लगा है। हजारों लाखों टन वजन की इन चट्टानों को आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हर तरफ पानी है। बारिश के मौसम में ये जगह पानी से भर जाती होगी। थोड़ा और अंदर जाने के बाद गुफा बेहद सक्रिय होने लगी। जाहिर है अंदर जाना मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से अब मैं यहाँ पर लगभग फंस चुका हूँ और इससे ज्यादा आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे लौटना होगा। अगर मैं कोशिश कर भी दूँ तो ये जगह इतनी सक्रिय है कि अगर अंदर वो अजगर हुआ भी तो वो सीधे मेरे चेहरे पर ही हमला कर देगा। अंदर जो गुफा है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है और दूसरी दिक्कत की बात यह है कि अंदर सांस लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यकीनन वहाँ पर होगी। एक मोठा जंगल है, एक तेला मोठा है। जब मुझे लगा कि यहाँ आना जाया हुआ तब अविनाश ने जंगल में एक झरने और तालाब का जिक्र किया। उसके मुताबिक वहाँ भी कई बार वो अजगर दिखा था, लेकिन अविनाश वहाँ जाना नहीं चाहता और मैं लौटना नहीं चाहता। लिहाजा मैं अपने दम पर ही रवाना हुआ। अच्छी बात है कि नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन अब उस छोटे से झरोखे से होते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा और तभी मैं उस तालाब तक पहुंच पाऊंगा।
ऐसे नदी के रास्ते आगे बढ़ना दिलकश लग सकता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल विपरीत है। लगातार पानी में रहने की वजह से सतह पर मौजूद पत्थरों पर काई जम चुकी है, इसलिए यहाँ चलना किसी मुसीबत से कम नहीं। जानवर ऐसे परिवेश में रहने के लिए विकसित हुए हैं, लेकिन इंसान नहीं। यही वजह है कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया के अनछुए जंगल से गुजरते हाईवे का काम करने वालों को एक विशाल अजगर मिला था। क्रेन से उठाई इस विशाल अजगर का आकार देखकर दुनिया दंग रह गई थी, और तब सबको एहसास हुआ था कि इतने बड़े सांप भी घने जंगलों में रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ने के साथ साथ पानी के बढ़ते स्तर ने मेरी मुश्किलों में इजाफा कर दिया। अजगर वजन से भारी भरकम होने की वजह से ऐसे पानी में रहना पसंद करता है, क्योंकि पानी में उसे अपना वजन महसूस नहीं होता, और घात लगाकर हमला करने वाला वो शिकारी पानी में लंबे समय तक सांस रोक सकता है। बहरहाल नदी में आगे बढ़ने पर लगने लगा कि मैं मंजिल पर पहुंचने वाला हूं, लेकिन तभी मौसम के तेवर बदल गए। बारिश अपनी चरम सीमा पर है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अगर ऐसी ही बारिश हुई तो थोड़े ही वक्त में ये नदी भर जाएगी और उसके बाद हमारा बाहर जाना नामुमकिन होगा। लिहाजा मैंने नदी से बाहर निकलना मुनासिब समझा, लेकिन थोड़ी देर में बारिश रुक गई और मेरी मुलाकात जंगल के कुछ खुराफाती जानवरों से हुई। झुंड में रहने वाले लंगूर और मकैक किसी भी शिकारी जानवर को देखते ही शोर मचाकर सभी जानवरों को आगाह कर देते हैं, इसीलिए इन्हें जंगल का अलार्म सिस्टम भी कहा जाता है। बहरहाल उनसे उलझने के बजाय मैंने दोबारा नदी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला किया। इस वक्त तक मैंने अजगर दिखने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब मैं बस किसी तरह उस झरने तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगर वहां भी ना पहुंच पाया तो ये पूरा सफर जाया जाता। और कुछ देर बाद मेरे कानों पर पड़ती पानी की जोरदार आवाज संकेत थी कि मैं मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। सार्थक हुई है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जुरैसिक युग में आ गया हूँ। ये झरना वाकई में जबरदस्त है। बदकिस्मती से वक्त की कमी के कारण मैं इस झरने की खूबसूरती का लुत्फ नहीं उठा सका, लेकिन इस माहौल को देखकर मैं समझ गया कि यहाँ किसी दानवी आकार के जानवर की कहानी पनपना कोई हैरत की बात नहीं। बहरहाल बहाव के साथ आगे बढ़ने पर मुझे वो तालाब भी मिल गया जिसका जिक्र अविनाश ने किया था। आखिरकार मैं अपने सफर में उस मंजिल तक पहुंच गया हूं। मैंने वो बड़ा और खूबसूरत सा झरना भी ढूंढ लिया और ये लाजवाब तालाब भी। अब मैं इस तालाब में तैरने का लुत्फ ले रहा हूं। और यहाँ पर देखिए बारिश भी होने लगी है, सोने पे सुहागा। यकीनन ये लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रोमांचक है, और शहर के शोर शराबे से दूर अगर आप ऐसे लोकेशन पर आते हैं तो एक पल के लिए सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये जगह ज़बरदस्त है।